इससे पहले ही लिफ्ट 13th फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। अब अगर जिया अपना चश्मा लिए बिना बाहर जाती तो भी किसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खोलने पर जिया लिफ्ट से बाहर आकर पूरे फ्लोर पर नजर घुमाती है। पूरा फ्लोर सुनसान था, लेकिन फ्लोर के अंदर आते ही एक अलग सी खुशबू जिया को महसूस हो रही थी। ये वही खुशबू थी जो उसने अगस्त के करीब होने पर महसूस की थी। जब तक वो कुछ सोच पाती, लिफ्ट वापस नीचे जा चुकी थी। फ्लोर पर कोई मौजूद नहीं था, ना तो सेक्रेटरी और ना ही कोई कंसर्न्ड पर्सन जो जिया को अगस्त से मिलवाने में उसकी मदद कर सके। जिया यहाँ वहां घूमने लगी, तभी पीछे से एक आवाज आती है, आप कौन है? जिया आवाज सुनते ही पीछे मुड़कर देखती है। तभी उसकी नजर लिफ्ट से बाहर आते हुए आदमी पर पड़ती है। उस आदमी की आवाज एकदम अगस्त रस्तोगी से मिलती जुलती थी, लेकिन वो अगस्त रस्तोगी नहीं था और ना ही उसका शरीर अगस्त रस्तोगी जितना आकर्षक था। अचानक वो आदमी जिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम अधीर है, शायद आप ही जिया है, राइट? जिया हैरानी से अधीर की तरफ हाथ बढ़ाती है। अधीर के हाथों में कुछ फाइल्स थी, शायद वो फाइल्स वो अगस्त से साइन करवाने के लिए लाया था। कुछ सोचते हुए जिया अधीर से पूछती है, आप कौन है? मेरा मतलब है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जिया पूरी तरह से घबराई हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, अधीर उसे शांत करवाते हुए कहता है, मैं अगस्त का छोटा भाई, आप अगस्त को तो जानती है ना? अधीर का सवाल जिया को बड़ा ही अटपटा सा लगता है, लेकिन उस वक्त वो अधीर को कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए सीधा सीधा अपनी बात रखते हुए कहती है, मैं बस यहाँ अपना चश्मा लेने आई थी। इससे पहले कि जिया कुछ और कहती, अधीर उसकी बात को काटते हुए कहता है, अच्छा हाँ, वही चश्मा जो अगस्त ने कॉन्फ्रेंस रूम में आपसे लिया था। वैसे सच कहूँ, भाई ने ठीक ही कहा था, आप बिना चश्मे के ज्यादा अच्छी लगती हैं। जिया अधीर को देखकर मुस्कुराती है। तभी अधीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो चश्मा लाकर दे दूंगा। माने तो क्या आज आप मेरे साथ डिनर में बाहर चल सकती हैं? जिया अधीर को मना करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले अधीर झटके में कहता है, जिया, आप मुझे गलत ना समझे, आपकी शक्ल मेरी बहन से मिलती जुलती है। मैं आपको एक भाई के तौर पर डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जिया एक लंबी सांस लेकर अधीर की बात का जवाब देते हुए कहती है, तब तो ठीक है, मैं आपके साथ डिनर पर चल सकती हूँ। इतना कहते ही जिया लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी अधीर जिया से कहता है, ठीक है, मैं आपको 6 बजे ऑफिस के बाहर मिलूंगा। इतने में लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और जिया फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, जिया की नजर सामने खड़े सभी एम्प्लॉयज पर पड़ती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा कामकाज छोड़कर जिया के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। चंचला दौड़कर जिया के पास आती है और उसे अपने क्यूबिकल पे ले जाकर उससे पूछती है, आखिरकार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अगर तुम मिस्टर रस्तोगी को पहले से नहीं जानती हो तो इस तरह बेबाक होकर उस लिफ्ट के अंदर नहीं जा पाती। कम से कम मुझे अपनी दोस्त समझकर ही सच बता दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आने वाली हूँ। चंचला की बात सुनते ही जिया आंखें घुमाने लगी। तभी कबीर जिया के पास आकर उससे पूछता है, जिया, तुम किससे पूछकर 13 फ्लोर पर गई थी? क्या तुम्हें ऑफिस के रूल्स नहीं पता? जिया कबीर की बात का जवाब देते हुए कहती है, मिस्टर रस्तोगी मेरा आईसाइट वाला चश्मा अपने साथ ही ले गए थे, मैं बस उनसे अपना चश्मा वापस लेने गई थी। कबीर कहता है, तुम इंटरकॉम के थ्रू मुझे फोन भी कर सकती थी, मैं तुम्हें वो चश्मा लेकर देता। जिया कबीर से कहती है, पर ऐसा कोई रूल नहीं था। जिया की बात सुनते ही आसपास खड़े सभी एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं और कबीर गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जिया लंबी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ 13th फ्लोर पर अधीर फाइल्स लेकर अगस्त के पास जाता है। अगस्त अधीर को सभी फाइलें टेबल पर रखने के लिए कहता है और अधीर अपना काम खत्म करके वहां से बाहर आते हुए फैमिली ग्रुप में मैसेज करता है। आज पहली बार अगस्त ने
एक लड़की की आंखों से चश्मा निकालते हुए उससे ये कहा है कि वो बिना चश्मे के अच्छी दिखती है। ग्रुप का आइकन था फॉर ब्रदर ग्रुप्स। हालांकि इस ग्रुप में अगस्त भी था, लेकिन आज तक अगस्त ने फैमिली ग्रुप का एक भी मैसेज नहीं देखा था। अगस्त और अधीर को मिलाकर वहां 4 भाइयों का ग्रुप था, जिनमें से उनका एक भाई अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था और दूसरा लंदन में बिजनेस करता था, और अधीर अगस्त के बिजनेस का सारा काम संभालता था। तभी ग्रुप में ये मैसेज आता है, आखिरकार भाई ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली। लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से इस बात को पक्का नहीं किया जा सकता कि वो लड़की भाई की गर्लफ्रेंड है। मैसेज देखते ही अधीर जवाब देते हुए लिखता है, आज शाम को इस बात का भी पता चल ही जाएगा। इतना कहते ही अधीर फिर से अगस्त के कैबिन में जाकर उससे कहता है, भाई क्या आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं? अगस्त अधीर की बात का जवाब देते हुए कहता है, आज मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए मैं कोई पार्टी नहीं कर सकता। अधीर अगस्त को समझाते हुए कहता है, भाई मैं किसी पार्टी में चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे बस। अगस्त ने अधीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अधीर अगस्त को देखते हुए वहां से बाहर चला गया। घड़ी में शाम के 6 बज चुके थे। जिया अपना सारा सामान समेटते हुए घड़ी की तरफ देखती है। चंचला लगातार जिया को नोटिस कर रही थी कि वो घड़ी की तरफ देख रही थी। कुछ ही देर पहले अगस्त अपने ऑफिस से निकला था, तब से जिया की नजर घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थी। इसलिए चंचला जिया से कहती है, अभी तो 6 बजे, इतनी जल्दी क्या है जाने की? जिया चंचला की बात का जवाब देते हुए कहती है, जब ऑफिस टाइम 9 से 6 का है तो उससे ज्यादा रुकने की क्या जरूरत है? फिर भी तुम्हारा मन रात यहीं बैठकर गुजारने का करे तो ये तुम्हारी पसंद हो सकती है, मेरी नहीं, मुझे जाने दो। जिया जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी कबीर उसे रोकते हुए कहता है, जिया क्लोजिंग टाइम 6 बजे का है, ऑफिस से निकलने का नहीं। 6 बजे ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद तुम अपना सामान समेट कर यहाँ से जा सकती हो, लेकिन 6 बजे से पहले अपना सामान पैक करके यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। तभी जिया कबीर से कहती है, सर मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहती हूँ, पर आज मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं अभी अभी नोएडा शिफ्ट हुई हूँ, मुझे घर के लिए सामान खरीदना है, सो प्लीज आज मुझे जाने दीजिए, कल से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। कबीर कहता है, तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए सिर्फ 2 दिन हुए और तुम अभी से एक्सक्यूजेस दे रही हो। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ना तो किसी को जल्दी जाने का मौका मिलता है और ना ही कोई छुट्टी मिलती है। कम से कम तुम्हें 15 दिन तो ऑफिस में टाइम से रहकर काम करना सीखना होगा, तभी तुम उस काबिल बन पाओगी कि तुम्हें एक अलग क्यूबिकल दिया जाए। जिया कबीर की बात को काटते हुए अपना बैग उठाकर वहां से जाते हुए कहती है, आपकी सारी बातें मेरी समझ में आ गई है सर, और कल से मैं इससे पूरी तरह से फॉलो भी करूंगी। थैंक यू सो मच सर, बाय सर। आज तक ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय इस तरह कबीर की बात काटते हुए उसके सामने से उठकर नहीं गया था। कहीं न कहीं कबीर को भी लग रहा था कि जिया का अगस्त के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इससे पहले कि कबीर इसे अपनी गलतफहमी समझकर भूल जाता, उसकी नजर बाहर खड़ी अधीर की कार पर जाती है। अधीर कार का दरवाजा खोलता है और जिया उसमें जाकर बैठ जाती है। ये देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी चंचला कबीर से कहती है, आपको तो पता ही होगा ना सर? कबीर कहता है, क्या पता होगा मुझे? चंचला कबीर की बात का जवाब देते हुए कहती है, यही कि इस कंपनी के शेयर नए बॉस ने नई मैडम के लिए खरीदे हैं। चंचला की बात सुनकर कबीर उसे आंखें दिखाते हुए जैसे ही कुछ कहता, इससे पहले चंचला कबीर से माफी मांगकर अपना बैग उठाती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। अधीर कार में चुपचाप बैठा था। तभी जिया अधीर से कहती है, क्या आप बता सकते हैं कि हम यहाँ से कितनी दूर जाने वाले हैं? अधीर मुस्कुराते हुए जिया की बात का जवाब देता है, ये एक सरप्राइज डिनर है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस सवाल का जवाब जानने की कोई जरूरत है। जवाब मिलते ही जिया चुपचाप बैठ जाती है। तभी अधीर के फैमिली ग्रुप पर मैसेज आता है, हम सब उस लड़की से मिलने के लिए बेताब हैं जिसने हमारे भाई को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। बेशक वो बहुत खूबसूरत होगी,
अब बस ये जानना बाकी है कि उन दोनों की बातें कहाँ तक पहुंची है। तभी अधीर उन्हें रिप्लाई करते हुए लिखता है, वैसे तो ये डिनर के बाद ही पता चलेगा कि बातें चल भी रही हैं या नहीं, और अगर नहीं चल रही है तो हमें कुछ प्लान करके बातों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी भाई की जिंदगी में कोई रंग आएंगे। अधीर की बात पढ़ते ही अधीर का छोटा भाई विवेक हंसते हुए इमोजीज भेजता है। विवेक अगस्त और अधीर से छोटा था और वो अमेरिका में बिजनेस कोर्स कर रहा था। विवेक का नेचर कहीं ना कहीं अगस्त और अधीर से मिलता जुलता था। ना तो वो अगस्त जितना शांत था और ना ही अधीर जितना चंचल। वो लोगों को देख परख कर बात किया करता था। इस वजह से वो जिया से मिलना चाहता था। हालांकि विवेक इस वक्त काफी दूर था, इसलिए अधीर और विवेक ने मिलकर ये प्लान किया था कि आज वो जिया और अगस्त को आमने सामने बैठाकर देखेंगे कि उन दोनों में कोई बातचीत शुरू हुई है या नहीं। दूसरी तरफ बहादुर हर रोज अगस्त की गाड़ी चलाता था, लेकिन आज अधीर उसे अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि अधीर को बहादुर के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाना पसंद था। बहादुर अधीर के साथ ड्राइव करते हुए काफी सारी बातें किया करता था, और वहीं दूसरी तरफ जब वो अगस्त के साथ रहता था तो अक्सर चुप्पी साध लेता था। बहादुर नेपाल के छोटे से गांव से बिलोंग करता था और साल में सिर्फ एक बार घर जाता था। उसके घर में उसकी बीवी, बुट्टी माँ के अलावा उसके 4 बच्चे थे, जो बहादुर की ड्राइवरी के पैसे से पलते थे। अधीर अपना फोन साइड में रखते हुए जिया से कहता है, जिया इनसे मिलो, ये है हमारे ड्राइवर बहादुर। जिया हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ बहादुर को, यही मुझे मैक्स हॉस्पिटल लेकर गए थे। अधीर हैरान होकर जिया से सवाल पूछता है, मैक्स हॉस्पिटल? मैक्स हॉस्पिटल क्यों? क्या तुम मेरे पापा को भी जानती हो? तभी जिया अधीर की बात का जवाब देते हुए कहती है, खैर छोड़िए, वो दूसरी कहानी है और मैं आपके पापा को नहीं जानती। जिया की बात खत्म होते ही अधीर बहादुर से पूछता है, बहादुर आज तक तुमने बताया नहीं कि तुम जिया से मिल चुके थे? बहादुर मुस्कुराते हुए अधीर से कहता है, आपसे कोई बात छुपी रहती है? अगर मैं ना भी बताऊं तो आपको पता चल ही जाता है। तीनों हंसी मजाक करते हुए रास्ता तय कर रहे थे। गाड़ी हाईवे पर चल रही थी। हालांकि गाड़ी की स्पीड तेज नहीं थी। तभी अचानक एक बाइक तेजी से गाड़ी के आगे आती है और बहादुर का बैलेंस बिगड़ जाता है। आगे की कहानी अगस्त अपने ऑफिस में शांत बैठा हुआ जिया के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे बेबाक होकर उसके कैबिन तक आ गई। आज तक किसी ने भी अगस्त के कैबिन में कदम रखने की कोशिश नहीं की थी। उसके चारों तरफ सभी लोग उससे डरते थे और ये बात अगस्त को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी उससे सवाल पूछे। अगस्त ये सब सोच रहा था और उसके टेबल पर कई सारी फाइल्स रखी हुई थी जिनमें अगस्त को साइन करना था। तभी ऑफिस का लैंडलाइन फोन बजता है और अगस्त फोन की तरफ देखे बिना फाइल पर हाथ रखता है। उसे पता था कि ये फोन हो न हो अधीर कर रहा है। 3 बार लगातार फोन बजने पर अगस्त फोन उठाता है और कहता है, मैंने तुम्हें ऑफिस में ही कहा था कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाने वाला हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। अधीर अगस्त को समझाते हुए कहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको किसी पार्टी के लिए नहीं बुला रहा हूँ। आप सिर्फ आधे घंटे के लिए आकर खाना खाकर चले जाना, और अगर आप चाहो तो हम सीधा पंजाबी ढाबा में मिल सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी अगस्त ने बिना कोई जवाब दिए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। जब जिया की आंख खुली तो उसका चेहरा कार की खिड़की से टकराया हुआ था और उसके ऊपर के होंठ पे एक लंबा सा कट बन चुका था जिससे खून निकल रहा था। अधीर पानी का बॉटल जिया की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, जिया क्या तुम ठीक हो? जिया अपनी आंख खोलकर अधीर की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहादुर ये सब देखकर हैरान था और डरा हुआ भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। पिछले 8 सालों से वो अगस्त के लिए गाड़ी चला रहा था,
लेकिन आज तक उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया था। ये पहली बार था। यहाँ तक कि जो बहादुर के साथ गाड़ी में बैठता था उसे सड़क के कट्टे तक महसूस नहीं होते थे। फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना तो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बहादुर को अपने किए पर पछतावा था। अधीर जिया के होंठ पर खून के छींटे देखकर उससे कहता है, तुम्हारे होंठ से खून निकल रहा है। ये सुनते ही जिया हैरान होकर मिरर में अपना चेहरा देखती है। हालांकि उसके होंठ का कट इतना बड़ा नहीं था, पर इस तरह का कट लेकर कल ऑफिस जाना जिया के लिए ऑफिस में मौजूद लोगों को बातचीत का एक नया टॉपिक देने जैसा होगा। जब जिया अधीर के कार में बैठकर यहाँ आ रही थी, तब जिया को पता था कि कबीर ने उसे कार में बैठते हुए देख लिया है। तभी अधीर जिया से पूछता है, अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम डिनर का प्लान कैंसिल करके हॉस्पिटल जा सकते हैं। जिया नामे सर हिलाते हुए कहती है, आप परेशान मत होइए, ये इतनी बड़ी चोट नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तभी बहादुर जिया से कहता है, मैडम मुझे माफ कर दीजिएगा, आज तक मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई है। मैं बातों में लग गया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो बाइक वाला कब मेरी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी टेढ़ी हो गई। जिया मिरर में बहादुर की तरफ देखते हुए कहती है, बहादुर जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद अधीर ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उस सिगरेट को मुंह में रखते हुए लाइटर से उसे जलाकर सिगरेट की कश लेने लगा। जिया को अधीर की आदतों के बारे में अब तक कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उसे सिगरेट जलाता देखकर चुपचाप बैठी घूर रही थी। तभी अचानक अधीर जिया की तरफ मुड़ते हुए उससे पूछता है, जिया, क्या तुम्हें मेरी सिगरेट से कोई परेशानी है? जिया मन ही मन सोच रही थी, ये बात तो अधीर को सिगरेट जलाने से पहले सोचनी चाहिए थी। लेकिन अब जब उसने उससे ये सवाल पूछा तो जिया को उसका जवाब देना पड़ा। इसलिए जिया अधीर से कहती है, नहीं, अब जब आपने सिगरेट जलाई है तो पी लीजिए। जिया की बात सुनते ही अधीर समझ गया था कि उसे उसका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो सिगरेट खिड़की के बाहर फेंक देता है। तभी जिया का फोन बजता है। वो पर्स से फोन निकालकर देखती है कि ये उसकी माँ का फोन था। कल से जिया अपनी माँ को एक बार भी फोन नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो ऑफिस के काम में व्यस्त होने के साथ साथ लोगों की बातों से भी परेशान थी। और दूसरी तरफ से जिया को पता था कि उसकी माँ उसे लगातार सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए ही फोन कर रही है। फोन उठाते ही जिया माँ से कहती है, हेलो माँ, आप कैसी हैं? मोहिनी जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ जाकर ऐसा क्या बदल गया है जिस वजह से तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं होते मुझसे बात करने के लिए। फोन उठाते ही अपनी माँ के मुंह से इस तरह के कड़वे शब्द सुनकर वो परेशान भी हुई और जिया को गुस्सा भी आया। तभी जिया गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ मैं अभी बाहर हूँ, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। इतना कहकर जिया फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। फोन डिस्कनेक्ट करते ही जिया के चेहरे के भाव बदल चुके थे। अधीर जिया के इस बदलाव को साफ साफ देख सकता था। जब तक अधीर जिया से कुछ पूछता, तभी बहादुर पीछे मुड़ते हुए कहता है, सर हम पंजाबी ढाबा पहुंच चुके हैं। अधीर बहादुर से कहता है, ठीक है, कार अंदर ले लीजिए। बहादुर जैसे ही पंजाबी ढाबा के पैसेज में कार लगाता है, तभी पीछे से 3 काली कार्स एक साथ आकर उस कार के बगल में खड़ी हो जाती हैं। उनमें से एक कार से गार्ड बाहर निकलकर दूसरी कार का दरवाजा खोलता है और अगस्त बाहर आता है। जिया और अगस्त एक ही समय कार से बाहर निकले थे। जिया की नजर अगस्त पर पड़ती है और वो चौंक उठती है। इस वक्त जिया को लग रहा था कि अगर उसे पहले से पता होता कि अगस्त भी डिनर के लिए आने वाला है तो शायद वो ऑफिस में ओवर टाइम कर लेती और अधीर को कोई भी बहाना देकर वहां से निकल जाती, लेकिन इस डिनर पार्टी के लिए नहीं आती। दूसरी तरफ अधीर कार से बाहर निकलता है और जिया को हैरान खड़ा देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह हैरान क्यों खड़ी हो? जिया कहती है, क्या मिस्टर अगस्त हमारे साथ पार्टी के लिए आए हैं? अधीर मुस्कुराते हुए जिया की बात का जवाब देकर कहता है, हाँ, उसे मैंने ही बुलाया था,
पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि तुम अपने बॉस के साथ डिनर करना पसंद करोगी। जैसा कि तुम्हें तो पता ही होगा ना, ऑफिस में कई लड़कियां हैं जो अगस्त की एक झलक पाने के लिए बेताब रहती हैं। हालांकि तुम उनके जैसी नहीं हो, पर ये तुम्हारे लिए कंपनी में अपनी अच्छी जगह बनाने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। जिया जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अधीर की बात का जवाब दे रही थी। मिस्टर अधीर, मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं उन लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपने बॉस के साथ डिनर करके अपने लिए ऑफिस पे कोई जगह बनाना चाहती हूँ। तभी अधीर को महसूस होता है कि शायद उसने जिया से कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसलिए वो अपनी बात को संभालते हुए कहता है, अगर तुम कहो तो हम कहीं और जा सकते हैं। जिया कहती है, मुझे मिस्टर अगस्त के साथ डिनर करने से कोई आपत्ति नहीं, बस मैं अपना पक्ष रखना चाहती थी और अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो शायद अच्छा होता। अधीर कहता है, मुझे माफ करना, क्या अब हम अंदर चल सकते हैं? जैसे ही जिया अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है तभी उसका फोन बजने लगता है और वो पर्स से फोन बाहर निकालते हुए देखती है कि ये उसकी माँ का फोन था। तभी जिया एक लंबी सांस लेते हुए फोन डिस्कनेक्ट करके अधीर के साथ अंदर चली जाती है। पंजाबी ढाबा बाकी रेस्टोरेंट से काफी अलग और बड़ा था। अंदर जाते ही लग रहा था कि वहाँ आम पब्लिक नहीं बल्कि दिल्ली के जाने माने लोग ही आया करते होंगे, क्योंकि जिया ने भी आज तक पंजाबी ढाबा के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। साथ ही ये दिल्ली शहर से कुछ किलोमीटर दूरी पर था। सड़क के किनारे होने के बावजूद भी वहाँ कोई पब्लिक व्हीकल नहीं रुका करती थी। अंदर बैठने की व्यवस्था आरामदायक थी। रात के समय पीली लाइट खाने की भूख को और भी बढ़ा रही थी। साथ ही चटपटे मसालों की खुशबू इतनी तेज थी कि इंसान को अंदर ही भूख का एहसास करा दे। यहाँ एक आम रेस्टोरेंट की तरह टेबल चेयर न होकर अलग अलग रूम्स बने हुए थे। हर रूम में एक बड़ी सी टेबल और उसके चारों तरफ सोफे लगे थे। टेबल एडजस्टेबल थी, इंसान अपनी सहूलियत के अनुसार ही उसे ऊपर नीचे कर सकता था। अगस्त उन दोनों से पहले ही अंदर आ चुका था, इसलिए वो सीधा रूम में जाकर बैठ गया। तभी जिया और अधीर अंदर आते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। अंदर आते ही अधीर फैमिली ग्रुप में जिया और अगस्त का वीडियो बनाकर भेजता है और ग्रुप चैटिंग फिर से शुरू हो जाती है। कुछ देर में वेटर आकर अधीर और सभी लोगों से उनका ऑर्डर पूछता है। जब तक जिया अपना ऑर्डर बताती, उसका फोन फिर से बजने लगता है। तभी जिया फोन उठाते हुए कहती है, माँ कभी तो मुझ पर भरोसा कर लिया करो, मैंने मना थोड़ी ना किया आपको। जिस लड़के से मिलने के लिए कहेंगी मैं मिल लूंगी, बस मैं अभी आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। इतना कहते ही जिया ने फिर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अधीर जिया को बार बार देख रहा था कि वो अपनी माँ के फोन से परेशान हो रही है, लेकिन वो उस वक्त जिया से कुछ नहीं कह सकता था। वेटर अब तक वहीं खड़ा था और वो जिया के ऑर्डर देने का इंतजार कर रहा था। तभी अधीर जिया से कहता है, जिया वेटर को ऑर्डर दे दो। जिया अपना फोन पास में रखते हुए अधीर से कहती है, मैं आज पहली बार इस रेस्टोरेंट में आई हूँ, मुझे यहाँ की स्पेशलिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, प्लीज आप मेरे लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए। अधीर जिया से पूछता है, वेज या नॉन वेज? जिया कुछ सोचते हुए जवाब देती है, नॉन वेज। जिया के मुंह से नॉन वेज शब्द सुनते ही वेटर, अधीर और अगस्त एक साथ जिया की तरफ देखते हैं। अचानक जिया को महसूस होता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, इसलिए वो फिर से अधीर की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, मेरे लिए आप कुछ वेज में मंगा दीजिए। अधीर जिया से कहता है, हमें तुम्हारे नॉनवेज खाने से कोई परेशानी नहीं है, बस हम में से कोई नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन इस रेस्टोरेंट में नॉनवेज बनता है, तुम चाहो तो ऑर्डर कर सकती हो, पर मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, आप मुझे वेज सजेस्ट कर दीजिए, मैं वेजिटेरियन खाना खा सकती हूँ। अधीर वेटर को ऑर्डर देता है और वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। अब भी अधीर के फैमिली ग्रुप में लगातार जिया और अगस्त को लेकर मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन अगस्त चुपचाप बैठा था और जिया भी कुछ नहीं बोल रही थी। तभी जिया मन ही मन सोचने लगी कि उसे अगस्त के बगल में बैठना इतना अजीब क्यों लग रहा है।
चाहे वो जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, पर है तो इंसान ही। कुछ ही देर में वेटर खाना लेकर टेबल पर पहुंचता है और तीनों के सामने प्लेट्स लगाते हुए खाना परोसने लगता है। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि इंसान सूंघ कर ही स्वाद महसूस कर सकता था। खाना परोसते ही वेटर वहां से चला गया। जिया आज घर से टिफिन बनाकर नहीं लाई थी और ऑफिस में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसने खाना नहीं खाया, इसलिए उसे बहुत भूख लग रही थी। वो मनी मन सोच रही थी कि इतना लजीज खाना इनके सामने रखा है, ये फिर भी किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अधीर अपने फोन में चैटिंग कर रहा था और अगस्त अपनी बची हुई फाइल्स को साइन कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों ने अपना काम खत्म किया। दोनों खाना शुरू करने लगे। तभी जैसे ही जिया ने एक निवाला अपने मुंह में रखा, अचानक फिर से उसके फोन की घंटी बजने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए